ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज यह नया टॉपिक लाया गया है जिस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे टीजीटी का पेपर देते हो, पीजीटी का देते हो, नेट का दें, जेआरएफ का दें, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक को बिना पढ़े हम किसी भी जगह सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए आज हम यह टॉपिक लेकर आए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, कैसे इसको लिखा गया, कैसे इसका अध्ययन किया जाए, इन सब चीज़ों को आज हम इस टॉपिक में देखते हैं। यह टॉपिक अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है। यह माना जाता है जितनी भी तैयारियां करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं उन सब के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें एक कालखंड का नाम है आपका आदिकाल। आदिकाल। दूसरा कालखंड का नाम है भक्तिकाल। तीसरा कालखंड रीतिकाल। चौथा कालखंड आधुनिक काल है। जो आदिकाल है यह सबसे पहला काल है। भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और जो आधुनिक काल है इसका भी वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एक भारतेंद्र युग मिलेगा, भारतेंद्र युग, दूसरा इसमें मिलेगा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, फिर प्रगतिवाद, इसके बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 कालखंडों में विभक्त किया गया, जिसमें पहला काल आदिकाल है, दूसरा काल भक्तकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। अब यह तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए कैसे हम इसको पढ़ें, कैसे हमारा अध्ययन जो है आसान हो, उसके कारण इसको क्या किया गया है, इन कालखंडों में विभक्त कर दिया गया है। अब आदिकाल की जो समय सीमा है प्रत्येक विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। तो एक जो सबसे ज़्यादा आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी। भक्तिकाल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी। क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा कि आदिकाल की समय सीमा क्या है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है, रीतकाल की समय सीमा क्या है।
इसको भी हमें जानना जरूरी है। तो आदिकाल की समय सीमा यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि संवत 1050 ईस्वी विक्रमी से 1375 विक्रमी, और भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। आगे फिर रीत काल की जो समय सीमा है वो संवत 1700 से 1900 विक्रमी, यह रीत काल की समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके बाद आधुनिक काल है, इसकी समय सीमा संवत 1900 से 1984 विक्रमी। तो हम देख रहे हैं आदिकाल जिसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, और रीत काल 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रमी। अब जो आधुनिक काल है ये चौथा काल बहुत बड़ा काल है, इसको जो है 4 भागों में विभाजित किया गया। इसका जो है बहुत बड़ा काल है ये आधुनिक काल। आधुनिक काल में एक युग आप पढ़ेंगे भारतेंद्र युग, एक द्विवेदी युग दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा छायावाद पढ़ेंगे, चौथा प्रगतिवाद पढ़ेंगे, पांचवा प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो जो भारतेंदु युग है यह आधुनिक काल का पहला युग है। इसकी जो समय सीमा है यह 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि भारतेंदु युग की समय सीमा कितना है, तो 1868 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, और छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी है, ये प्रगतिवाद की समय सीमा है। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी, ये प्रयोगवाद की समय सीमा। नई कविता का जो समय है 1954 ईस्वी से। नई कविता का अंतिम छोर नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि आधुनिक काल में छायावाद की समय सीमा क्या है, तो क्या बताएंगे, सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। इसी प्रकार प्रगतिवाद की समय सीमा क्या होगी, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी, और नई कविता 1954 ईस्वी। यह आपका आदिकाल, उसका हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ेंगे उसका वर्गीकरण है। यहाँ से आपको किसी भी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आदिकाल को अलग से पढ़ेंगे, भक्ति काल को पढ़ेंगे, रीत काल को पढ़ें, फिर आधुनिक काल, फिर क्रम से भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ऐसे हमको एक एक करके इसका अध्ययन करना है। यह तो अभी एक सामान्य परिचय है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उस चीज़ को एक सामान्य परिचय के रूप में हम देख रहे हैं। यहाँ से वह प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल की समय सीमा क्या है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं जो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना है, वह है गद्य विधाएँ। हिंदी गद्य विधाएँ जो आपको इसमें पढ़ना है।
गद्य विधाएं कि आदिकाल का जो सिलेबस है कितना विस्तृत है और किन किन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें आपका हिंदी साहित्य का इतिहास ना पूछा जाए। उसी को देखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपने देखा जो उनका क्या था कि वर्गीकरण था, उसको देखे। अब देखते हैं गद्य विधाएं। तो गद्य विधाओं में आपका आता है, एक विधा आपका नाटक है। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, फिर आलोचना। ये आपकी गद्य विधाएं हैं। ये प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आती हैं। गद्य विधाओं में क्या है? प्रमुख गद्य विधाएं, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध आपको प्रमुख गद्य विधाओं के रूप में पढ़ना है। इसके बाद जो लघु विधाएं हैं, इन्हीं गद्य विधाओं में क्या है? लघु विधाएं हैं। तो लघु विधाओं में पढ़ना क्या है आपको? जिसमें आत्मकथा है, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, रेखाचित्र। एक विधा आपको डायरी पढ़ना है, डायरी। फिर इंटरव्यू पढ़ना है, इंटरव्यू। और एक पढ़ना है आपको गद्य काव्य पढ़ना है, गद्य काव्य। तो ये गद्य की विधाएं हैं, जिसमें आपको प्रमुख विधाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, ये प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आता है। फिर लघु विधाएं हैं। लघु विधाओं में यह भी विधा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको आत्मकथा पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, यात्रा साहित्य या इसी को यात्रा वृत्त भी कहते हैं, रिपोर्टाज पढ़ना है, रेखाचित्र पढ़ना है, डायरी, इंटरव्यू और गद्य काव्य पढ़ना है। इसके अलावा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में और क्या पढ़ना है? गद्य विधाओं के अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास में और क्या पढ़ना है, उसको देखते हैं। जिसमें अन्य रचनाएं हैं, तो अन्य रचनाओं में आपको क्या पढ़ना है? एक तो पत्रिका पढ़ना है, पत्रिका। फिर पुरस्कार पढ़ना है,
उसके बाद उपनाम पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने देखा कि अध्ययन की सुविधा के लिए उसको 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 कालखंड थे। फिर उन जो आधुनिक काल था उसको जो है एक भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा जो है प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविता। इस प्रकार उसको बांटा गया। फिर आगे क्या किया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य की विधाएं थीं उन विधाओं को भी बांटा गया है। जैसे कुछ आपके उपन्यास होते हैं, कहानी होता है, नाटक, आलोचना और निबंध, यह प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आता है। फिर आपके जो लघु विधाएँ हैं, लघु विधाएँ में आपका आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्त है, डायरी, इंटरव्यू और गद्य काव्य है। इतना भी आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना है। इनके अलावा भी आपको क्या पढ़ना है? प्रमुख पत्रिकाएं पढ़ना है, पुरस्कार पढ़ना है और उपनाम पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस में है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है देखने में इतना छोटा सिलेबस है। उसके बाद जब उसका और भी अध्ययन करेंगे, फिर आदिकाल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, भक्ति काल के अंतर्गत क्या पढ़ना है, रीत काल में क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। हाँ, आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, जब इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसमें और चीज़ें देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसका हिंदी का नामकरण कैसे, पहले इसको देख लेते हैं। जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का नामकरण पहले देखते हैं इतिहास से। हिंदी का नामकरण एक बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया, जो हिंदी शब्द है किस भाषा से बना है। तो हिंदी शब्द आपके 3 शब्द हैं। एक शब्द हिंदी है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये 3 शब्द हैं। क्या क्या है? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये तीनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? यह स्टेट, यूपी स्टेट हुआ था 2018 में, उसमें यह पूछा गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो ये तीनों शब्द जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें नहीं पता है हिंदी किस भाषा का शब्द है तो हिंदी को आप हिंदी ही लगा देते हैं, हिंदी भाषा का शब्द। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हिंदवी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया है। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अबू सईद एक हैं, अबू सईद। ये फारसी इतिहासकार हैं, फारसी इतिहास। दस 49 मतलब 1049 में ईस्वी। प्रश्न यह पूछा गया, टीजीटी 2021 में पूछा गया, टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? अबू सईद ने।
और यह अबू सईद है, एक फारसी इतिहास है, उसी में पूछा गया था हाँ कि हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अबू सईद। इसके बाद 13वीं शताब्दी में, 13वीं, अबू सईद के बाद 13वीं शताब्दी में एक कवि औफी हैं, कवि औफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। कि 13वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, कवि औफी ने किया। दो चीज़ें आपके लिए हो गई कि हिंदी, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। और क्या पूछा गया, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अबू सईद ने किया। फिर 13वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, कवि औफी ने किया। आगे फिर 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द का प्रयोग, हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, जायसी ने किया। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, अबू सईद ने। कब किया, 1049 ईस्वी में। और 13वीं शताब्दी में किसने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, तो कवि औफी ने। और 15वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, जायसी ने। यह हिंदी का नामकरण है कि हाँ हिंदी किस भाषा का शब्द है और कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद आते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है कैसे लिखा गया। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। यहाँ से भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो देखिए क्या है कि जो पहली पद्धति है, एक है वर्ण अनुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। तीसरी पद्धति है विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। एक पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। तो यहाँ देखिए जो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियाँ थी, उन पद्धतियों में आपका वर्ण अनुक्रम पद्धति। वर्ण अनुक्रम का तात्पर्य क्या है कि जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनके अनुसार इस पद्धति का प्रयोग किया गया। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों में आपने सुना होगा एक गारसादा तासी और एक जो है सिंह सरोज। दो इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने वर्ण अनुक्रम पद्धति पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। दूसरा है काल अनुक्रम पद्धति।
काल अनुक्रम पद्धति का तात्पर्य क्या है कि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनका जो जन्म है उसके अनुसार, कि जो लेखक पहले जन्म लिए हैं उनको हम दूसरे कालखंड में रखेंगे, जो बाद में कालखंड, जैसे हिंदी साहित्य का जब आदिकाल अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आदिकाल की जो समय सीमा थी संवत 1050 ईस्वी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। अब इस कालखंड के अंतर्गत जो कवि आएंगे उनको आदिकाल में रखा जाएगा। तो कहा गया कि इतिहास जो लेखक थे यहाँ पर, उन लेखकों के जन्म के अनुसार यह पद्धति अपनाई गई। और इस पद्धति को किसने किसने अपनाया? तो एक जो है अंग्रेजी इतिहासकार जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, और एक मिस्र बंधु हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। इन दोनों ने क्या किया कि काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किया। और जो वर्ण अनुक्रम पद्धति है कि चाहे वो किसी कालखंड के अंतर्गत आते हों, चाहे आदिकाल या भक्ति काल में हो, लेकिन उनका जो वर्ण, जैसे आपका कबीर जो किस में है? भक्ति काल में आते हैं, और केशव दास जी क्या हैं? रीत काल में आते हैं। लेकिन उनका जो नाम है का वर्ण से शुरुआत होने के कारण उनको एक ही काल के अंतर्गत रखा गया। तो यही चीज़ है आपका वर्ण अनुक्रम पद्धति, कि वर्ण के अनुसार पद्धति बनाई गई। यही वर्ण क्या है? वर्ण अनुक्रम पद्धति है। इसमें एक इतिहासकार गार्सा द तासी और दूसरे इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर। इन दोनों इतिहासकार ने क्या किया कि वर्णमाला पद्धति को, इसको वर्णमाला पद्धति कहते हैं या वर्ण अनुक्रम पद्धति भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो गार्सा द तासी जी हैं, उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? तो ऑप्शन में आपका वर्णमाला पद्धति हो सकता है या वर्ण अनुक्रम पद्धति हो, इसमें से जो होगा उसी को हम लगाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा, या मिस्र बंधुओं ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा। तो इस चीज़ को हमें जानना है। सबसे यहाँ वो है कि जो आपके हिंदी साहित्य के प्रख्यात इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? विधेयवादी पद्धति पर लिखा, विधेयवादी पद्धति। अब विधेयवादी पद्धति में क्या है? इसके जनक कौन है? विधेयवादी पद्धति के जनक जो हैं वो तेन माने जाते हैं। एक इतिहासकार कौन है? तेन। उन्होंने क्या किया? विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता इनको मानते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक 3 शब्द हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया, जिसमें आपको एक वातावरण, एक शब्द है वातावरण, दूसरा है जात, वातावरण, जात, और क्षण विशेष। तो पूछा ये जाए कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है या जन्मदाता कौन है, तो तेन बताएंगे। इन्होंने क्या किया कि विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा। विधेयवादी पद्धति को कितने शब्दों में बांटा? 3 शब्दों में। वह 3 शब्द क्या है? एक वातावरण है, एक जो है जाति है, और एक क्या है? क्षण विशेष है। इन तीनों को भी याद रखना है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने अपना इतिहास, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने किस पद्धति पे अपना इतिहास ग्रंथ लिखा? वह है विधेयवादी पद्धति। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा वह किस पद्धति पर लिखा? तो हम क्या बताएंगे? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जनक या जन्मदाता कौन है? तेन बताएंगे।
और तेन ने क्या किया कि विधेयवादी पद्धति को कितने शब्दों में विभक्त किया? 3 शब्दों में। कौन कौन से शब्द हैं? जिसमें आपका वातावरण, जात और क्षण विशेष, ये तीनों शब्द आपके हैं। इसके बाद जो चौथी इतिहास पद्धति बनी वह है वैज्ञानिक पद्धति। फिर क्या देखते हैं आगे, जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें कौन सा पहला इतिहास ग्रंथ है, कौन सा दूसरा इतिहास ग्रंथ है, उसको भी देखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए यह हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोई भी प्रतियोगी छात्र यह नहीं कह सकता कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सिलेबस में नहीं है, या जो लोग आपके स्नातक प्रास्नातक में पढ़ रहे हैं हिंदी, उनके भी सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है। तो हम देखते हैं, एक परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य का इतिहास जो है इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना ही के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य है।
बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। यह परिभाषा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको टीजीटी पीजीटी में नेट जीआर मतलब ऐसा कोई प्रतियोगिता का क्षेत्र नहीं है जहां पर यह परिभाषा ना पूछी गई हो। जो मित्र हमारे अब की बार बिहार टीजीटी का पेपर दिए थे तो वहां भी यह प्रश्न पूछा गया था कि यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा के पढ़िए कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य है। यह परिभाषा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसके बाद हम देखते हैं जो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसके कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन से इतिहास ग्रंथ हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है एक ग्रंथ है इस्तवाल द ला। इस्तवार द ला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी थोड़ा कठिन है ये। ग्रंथ का नाम एक बार फिर से देखिए, इस्तवाल द ला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, उसको भी देखते हैं। 3-4 ग्रंथ ऐसे हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या है कि इसका पहली बात तो समय देख लेते हैं, समय कब है। इस्तवार, तो यह ग्रंथ जो है इसका समय 1839 ईस्वी है। और रचनाकार कौन है? इस्तवार द लितरेत्यूर के रचनाकार गारसा द तासी हैं। गारसा द तासी। दो चीज़ें आपको होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर पूछा जाए कि इस्तवार द लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का समय क्या है तो 1839 ईस्वी। रचनाकार कौन है? गारसा द तासी है। और जो यह ग्रंथ है 2 भागों में विभक्त है। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, 2 भाग। अब जो प्रथम भाग था उसका प्रकाशन, प्रथम भाग का प्रकाशन कब है? ये है 1839 ईस्वी। और द्वितीय भाग का प्रकाशन, द्वितीय भाग इसका प्रकाशन कब है? 1847 ईस्वी। और क्या है इसके बारे में कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो यही है कि इस्तवार द लितरेत्यूर हिंदुस्तानी। तो हिंदी साहित्य
इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ। ठीक, पूछा ये जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की, तो गारसादा तासी ने की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवारदाला लित्रु इंदु हिंदुस्तानी है। इसकी जो लेखन की पद्धति है, इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ इसके पहले हमने पढ़ा, तो लेखन की पद्धति क्या है, तो लेखन की जो पद्धति है, लेखन की पद्धति तो यह क्या है कि वर्ण अनुक्रम पद्धति पे लिखा गया है। वर्णानुक्रम ये चीज़ हो गया। पूछा ये जाए कि गारसादा तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पे लिखा, तो वर्ण अनुक्रम पद्धति पे लिखा। और गारसादा तासी जो थे कहाँ के थे, फ्रेंच विद्वान थे। किस कहाँ के थे, फ्रेंच विद्वान थे। और यह किस भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ की जो भाषा है वह किस भाषा में है, भाषा भी इसकी क्या है, फ्रेंच भाषा में है। पूछा यह जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में। गारसादा तासी कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। और इसके बारे में क्या जानना है कि इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का भी विवरण मिलता है। इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण है। एक चीज़ ये हो गई कि इन्होंने क्या किया, इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ यही है गारसादा तासी का। किस पद्धति पे इतिहास ग्रंथ गारसादा तासी ने लिखा, वर्ण अनुक्रम पद्धति पे। और किस प्रकार के कवियों का वर्णन इसमें है, हिंदू और उर्दू के कवियों का वर्णन है। और इसमें एक चीज़ यह है, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी हुआ था। जो ये फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी हैं, इनके इस इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया और कब किया, किस नाम से किया। तो हिंदी अनुवाद यह फ्रेंच भाषा में था, तो इसका अनुवाद हिंदी भाषा में हुआ। तो किसने किया, तो यहाँ पर एक डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। पूछा यह जाए कि गारसादा तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और किस नाम से किया, ये तो किसने किया यह हो गया, और किस नाम से किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदुई साहित्य का इतिहास। इस नाम से। पूछा जाए हिंदुई साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है, तो क्या बताएंगे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और कब किया था इसको, 1952 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक, तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद भी इसका हुआ। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा, गारसादा तासी ने लिखा। गारसादा तासी ने इतिहास लिखने की परंपरा में पहले लेखक माने जाते हैं। और इस ग्रंथ में क्या है कि इसका दूसरा संस्करण भी है। दूसरा संस्करण कब निकला, 1871 ईस्वी में। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब निकाला गया, 1871 ईस्वी में। और यह प्रश्न TGT 2021 में पूछा गया कि गारसादा तासी के इतिहास का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ,
तो कब प्रकाशित हुआ? 1881 ईस्वी में। इतना ही इस ग्रंथ के बारे में जानना है। आगे जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है वह है शिव सिंह सरोज। दूसरा इतिहास ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज है। जब ऐसे हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि यह याद रहेगा, और रटेंगे तो फिर भूलेगा। इसको इसलिए आराम से पढ़िए बिना रटे हुए। दूसरा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। यह दूसरा इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या है? रचनाकार पहले देखते हैं। रचनाकार शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, रचनाकार शिव सिंह सेंगर। प्रकाशन वर्ष इसका कितना है? प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। तो प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। इतिहास लेखन की जो पद्धति है, लेखन की पद्धति कि शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा, वह पद्धति आपका है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इसी को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। और इसकी क्या विशेषता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। भाषा इसकी क्या है? हिंदी भाषा। और इसकी जो विशेषता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ। विशेषता इसकी लिख लेंगे, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ। यहाँ से प्रश्न अब की बार बिहार टीजीटी में पूछा गया कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शिव सिंह सेंगर है। ये पूछा गया बीपीएससी में, बीपीएससी टीजीटी। तो यहाँ हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। प्रकाशन वर्ष कितना है? 1883 ईस्वी। और इस ग्रंथ में क्या किया गया कि चंद बरदाई एक कवि हैं। चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया। छप्पयों का राजा कहा गया। पूछा जाए कि चंद बरदाई को छप्पयों का राजा किस ग्रंथ में कहा गया? तो शिव सिंह सरोज में कहा गया। आगे इसमें क्या है कि 1000 कवियों का, लगभग जो है 1000 कवियों का विवरण है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो हमें प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है, रचनाकार ध्यान रखना है, यह किस पद्धति पे इतिहास ग्रंथ लिखा गया इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अगले इतिहासकार जो है, जो अगला ग्रंथ आपका है वह द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है।
आगे तीसरा इतिहास ग्रंथ, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले इस ग्रंथ के रचनाकार देखते हैं कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इस ग्रंथ के रचनाकार जो है जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर प्रकाशन वर्ष देखते हैं इसका, प्रकाशन वर्ष इसका जो है 1888 ईस्वी है। प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका प्रकाशन वर्ष 1889 माना है। यदि पूछा जाए कि शुक्ल के अनुसार इसको लिखेंगे, पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो हम बताएंगे क्या, 1888 ईस्वी। और यह पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष शुक्ल जी के अनुसार कितना है, तो 1889 ईस्वी। दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, तो इस ग्रंथ का नाम देखकर ही आप लोग बता देंगे किस ग्रंथ में है। तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ की भाषा क्या है, अंग्रेजी भाषा है। और इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में पूछा यह जाए कि सच्चे अर्थों में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा माना जाता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको भी लिख सकते हैं कि सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। एक चीज़ होगी, अब इस जब अंग्रेजी भाषा में है तो किसी ने किया होगा, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया होगा। इसकी जो भाषा है वो तो हम लोग देख चुके हैं, अंग्रेजी भाषा। अब हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया, हिंदी अनुवाद तो एक हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। इन्होंने क्या किया कि इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। तो हिंदी अनुवाद जो किया वह किस नाम से किया, वह है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कब किया, 1957 ईस्वी में। तो इस ग्रंथ के बारे में आपको इतना याद रखना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1889 ईस्वी। भाषा अंग्रेजी। और सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ।
इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। और कब किया? 1957 में किया। और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। आगे फिर जो अगला ग्रंथ है वह ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद अब इसमें क्या है, इसके बारे में क्या याद रखना है? इसका तो पहली बात रचनाकार ध्यान रखना है। मिश्रबंधु विनोद जो है इसका रचनाकार मिश्रबंधु। अब जो मिश्रबंधु हैं ये 3 भाई थे। मिश्रबंधुओं ने क्या किया? मिश्रबंधु विनोद नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। और मिश्रबंधुओं में कौन कौन से आते हैं? तो मिश्रबंधु में 3 भाई हैं। इसमें एक है गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, एक हैं श्याम बिहारी मिश्र, और जो तीसरे हैं वो हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। पूछा जाए कि मिश्रबंधुओं में कौन कौन से शामिल थे, कौन कौन से लेखक हैं जिनको मिश्रबंधु कहा गया? तो मिश्रबंधुओं में एक है आपके गणेश बिहारी मिश्र, एक है श्याम बिहारी मिश्र, एक सुखदेव बिहारी मिश्र। एक बार टीजीटी या पीजीटी में यहाँ से प्रश्न बना है कि मिश्रबंधु में कौन नहीं शामिल है, तो वहाँ पे कृष्ण बिहारी मिश्र भी दिया गया था। आगे फिर देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष जो है, प्रकाशन वर्ष। तो प्रकाशन वर्ष इसका 1914 ईस्वी है। प्रकाशन वर्ष कब है? 1914 ईस्वी। अब इसके 4 भाग हैं। अगर पूछा जाए कि मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में है, तो 4 भाग हैं। अब जो 4 भाग है इसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1913 ईस्वी में। एक चीज़ यहाँ पे सही कर लेंगे, जो इसका प्रकाशन वर्ष है कितना है? 1913 ईस्वी। तो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब है? 1913 ईस्वी में। और चौथे भाग का प्रकाशन, जो चतुर्थ भाग है, उसका प्रकाशन कब है? 1934 ईस्वी। और इसमें क्या है, जो कवियों का विवरण है, तो 5000 कवियों का विवरण मिलता है, लगभग 5000 कवियों का विवरण। और लेखन की जो पद्धति है, इतिहास लेखन की पद्धति, वह है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। तो जो चौथा इतिहास ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्रबंधु विनोद। रचनाकार कौन है? मिश्रबंधु। मिश्रबंधु में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1913 ईस्वी। इसमें कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में। अब इसको ध्यान कैसे रखना है? यहाँ 3 लिखा है, प्रथम 3 भाग, तो लास्ट में इसके कितना है? 3 है। यहाँ से इसको गेस कर लेंगे। हाँ, यह जो है 3 भाग 1913 में, और जो चौथा भाग है वह कब है? 1934 में। यहाँ 4 लिखा गया है।
और इसमें कितने कवियों का विवरण दिया गया है इस इतिहास ग्रंथ में? तो लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। और इस ग्रंथ की लेखन पद्धति क्या है? कालानुक्रम पद्धति है। तो प्रमुख इतिहास ग्रंथों में अगला नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके रचनाकार या लेखक जो है, रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास, रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। लेखन की जो पद्धति है, लेखन की पद्धति पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पे लिखा? तो इनकी जो पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति। और इस ग्रंथ के बारे में क्या ध्यान देना है विशेष तथ्य के रूप में? कि सर्वाधिक सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ, सर्वाधिक सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ और क्या ध्यान देना है कि यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक के नाम से 1929 ईस्वी में निकल पड़ा। तो आप देख रहे हैं प्रमुख इतिहास ग्रंथ। उन इतिहास ग्रंथों में आप लोग इसके पहले देखे हैं, अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। किस पद्धति पे लिखा गया है? विधेयवादी पद्धति पे। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताएंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। और यह पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताएंगे? कि द इस्तवार द लेतुर हिंदुस्तानी। और जब सच्चे अर्थों में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और यदि पूछा जाए हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज बताएंगे। और इस ग्रंथ के बारे में ध्यान देना है कि यह जो ग्रंथ था काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस सभा द्वारा प्रकाशित किया गया, तो किस सभा द्वारा? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ,
तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। और इसका शीर्षक क्या था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसका शीर्षक था। यह जो है पूछा गया था पीजीटी 2021 में। यह प्रश्न पूछा गया कि किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस प्रकार आपका यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा समाप्त होती है। और इसके बाद और भी इतिहास ग्रंथ हैं, जो कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनको आप लोग को अगले वीडियो में बताया जाएगा। और यह किन किन विद्यार्थियों या प्रतियोगी छात्रों के लिए उपयोगी है उसको बताया गया है, जिसमें आपका यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी, सभी परीक्षार्थियों के लिए इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। धन्यवाद।